हमारा जो बिहार है वो हर रोज एक पिछड़ता जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो। सिर्फ रैली नहीं है या एक सिर्फ मंच नहीं है, ये बिहार के युवा की एक आवाज़ है जो बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। ये जन आशीर्वाद जो संवाद निकाला गया है, ये बात बदलाव की है, बात बिहार की है। एक मजबूत राज्य कैसे बनाए, एक आत्मनिर्भर राज्य कैसे बनाए, एक विकसित राज्य कैसे बनाए, तो उसी के लिए हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के विचारों को समझ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। अभी हम इसको राजनीतिक रूप ने हमने नहीं दिया, क्योंकि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति संभव भी नहीं होता। आज आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी चुनाव होते हैं उसमें लोग, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, वो अपने परिवार को ही देना पसंद करते हैं। तो कोई भी कार्यकर्ता अपना 100% क्यों देगा, कोई भी राजनीतिक दल के लोग। मेरा अगर रिकॉर्ड देखिएगा तो मैं 2019 से एजुकेशन के लिए एक बड़े लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। हर साल मैं 25 से 30 बच्चों को पढ़ाई के लिए मैं गोद ले रहा हूँ, उनको कोटा में पढ़ाता हूँ, दिल्ली में मैं पढ़ाता हूँ, पटना में पढ़ाता हूँ। जन आशीर्वाद संवाद यात्रा के दौरान निशिकांत कुशवाहा खगड़िया पहुंच चुके हैं और आज 5वां रैली था। हजारों की तादाद में लोग देखे गए, महिलाएं भी पूर्ण रूप से भागीदारी लेती हुई नजर आई। ऐसे में निशिकांत कुशवाहा का क्या कहना है इस रैली को लेकर, और लगातार ये रैलियां कब तक कंप्लीट चलेंगी और क्या कुछ कौन सी दिशा मोड़ लेगी रैली, जानेंगे। सर, आज खगड़िया में 5वां रैली था आपका, लगातार जो है आप सभी जिलों में जा रहे हैं। छठा रैली था, आखिर कहां तक चलेगी और क्या दिशा निर्देश देंगे इस रैली को? देखिए, जन आशीर्वाद जो संवाद निकाला गया है, ये बात बदलाव की है, बात बिहार की है। तो एक सिर्फ रैली नहीं है या एक सिर्फ मंच नहीं है, ये बिहार के युवा की एक आवाज़ है जो बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं, बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। तो इसी के लिए जन आशीर्वाद संवाद निकाला गया है और ये बिहार का जितने भी जिला है उस जिले में मैं दौरा कर रहा हूँ। ये हमारा आज छठा रैली था। इसी तरह से बाकी का भी जिला में मेरी रैली होगी। लोगों से हम संवाद करेंगे, लोगों की आवाज़ों को सुनेंगे और आने वाले समय में हम अपने राज्य को एक मजबूत राज्य कैसे बनाएं, एक आत्मनिर्भर राज्य कैसे बनाएं, एक विकसित राज्य कैसे बनाएं, तो उसी के लिए हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के विचारों को समझ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों से मिलकर एक फैसला लेंगे कि अगर बिहार में बदलाव लाना है तो किस तरह से बदलाव लिया जाएगा। क्योंकि ये या एक जो अभी संवाद है वो या एक सामाजिक क्रांति है। अभी हम इसको राजनीतिक रूप ने हमने नहीं दिया, क्योंकि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति संभव भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं अपने समाज को मजबूत करना चाहता हूँ कि जिस समाज से मैं आता हूँ। दूसरी बात है, मैं हर सभा में बोलता हूँ कि जो 90% लोग आज भी शोषित हैं, जो हमारे जगदेव बाबू नारा देके गए थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो हिस्सेदारी आज भी हमें मिल नहीं रही। हमें आबादी चाहेंगे सर आपकी बातों को यहाँ पे, क्या सम्राट चौधरी आपको शोषित लगते हैं? क्या चिराग पासवान आपको शोषित लगते हैं? क्या जीतन राम मांझी आपको शोषित लगते हैं? कहीं ना कहीं ये भी उन्हीं 90% में आज हैं और सत्ता में बैठे हुए हैं और उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब वाकई आपको लगता है सर कि 90% आज की डेट में शोषित लोग वो होते हैं जो हर क्षेत्र से अपने आप को कमजोर महसूस होते हैं। जैसे उनको शिक्षा लेने का उनको सही से पैसे नहीं होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होती है, जिनको इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिनको बेटियां की शादी करवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिनको 2 वक्त खाने के लिए उनके पास जमीन नहीं होते हैं। तो शोषित लोग वैसे होते हैं जिनको आज भी अपने हक के, अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है या आज भी अपने हिस्सेदारी के लिए वो जूझ रहे हैं। तो शोषित लोगों को मैं वैसे ही लोगों को शोषित मानता हूँ कि हर चीज़ से जो वंचित लोग हैं, ना कि वैसे लोग जिनको बंगला में रह रहे हैं, गाड़ी में रह रहे हैं। मैं कुशवाहा समाज से हूँ, तो मुझे सब कुछ है, तो इसका मतलब मैं शोषित नहीं हूँ। वो भी कल तक यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम भी शोषितों का आवाज बनेंगे, दलितों का आवाज बनेंगे, दलितों को कहां से कहां ले जाएंगे, चाहे वो पासवान समाज हो चाहे जो भी हो, सभी कहते थे। और आज जो है भीमराव अंबेडकर का अपमान होने के बावजूद भी उनके मुंह से एक लाइन तक नहीं निकला। बिल्कुल, क्योंकि उन लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी समाज का नेता हो, चाहे वो कुशवाहा के नेता हो, चाहे पिछड़े समाज का नेता हो, चाहे वो दलित का नेता हो। सबसे पहले तो बात है कि राजनीतिक में बदलाव की जरूरत है। परिवारवाद
जो है वो बढ़ती जा रही है। तो किसी भी युवा को मौका कैसे मिलेगा? आज अगर मैं खुद मंत्री बनाऊं तो मैं चाहूँगा कि अपना मेरा बेटा भी बने, तो फिर दूसरे युवा को जिसके अंदर टैलेंट है, या जो लोग समाज के लिए, या जो लोग अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए करना चाहते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी चुनाव होते हैं उसमें लोग, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, वो अपने परिवार को ही देना पसंद करते हैं। तो कोई भी कार्यकर्ता अपना 100% क्यों देगा? कोई भी राजनीतिक दल के लोग, या जो भी राजनीतिक में लोग आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने एक स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। आप अगर किन्हीं का भी आप आंकड़ा निकालेंगे कि भाई कोई भी नेता बनने के पहले उसने सोसाइटी को क्या योगदान दिया, अपने राज्य को क्या योगदान दिया। मैं तो राजनीतिक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पिछले 5 सालों से मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं आज कोई वादा करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर मैं कोई वादा करने के लिए आता तो मैं तब से वादा करता जब से मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा होता। आप मेरा अगर रिकॉर्ड देखिएगा तो मैं 2019 से एजुकेशन के लिए एक बड़े लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। हर साल मैं 25 से 30 बच्चों को पढ़ाई के लिए मैं गोद ले रहा हूँ। उनको कोटा में पढ़ाता हूँ, दिल्ली में मैं पढ़ाता हूँ, पटना में पढ़ाता हूँ। लेकिन आज तक मैंने कभी भी अपना एक ब्रांडिंग या एक मार्केटिंग नहीं किया। आप मेरा कहीं भी सोशल मीडिया पे देखोगे तो कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि निशिकांत सिन्हा ने इस बच्चे को गोद लिया, निशिकांत सिन्हा ने इसको 10,000 का मदद किया या 20,000 का मदद किया। मैंने बहुत सारे गरीब लड़कियों को भी शादी करवाया, चाहे वो किसी भी समुदाय को, जो गरीब हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा लोग हो। तो मैंने कभी अपने आप को ब्रांडिंग नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी भी राजनीतिक में आने की इच्छा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं 20 सालों से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये तो ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारा जो बिहार है वो हर रोज़ एक पिछड़ता जा रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो। तो अगर ऊपर वाले ने मुझे कुछ दिया है, चाहे किसी भी तरह से दिया हो, तो मैं उस चीज़ को मैं अपने सोसाइटी के लिए क्यों ना लौटाऊं? सवाल करना चाहेंगे, आपने कहा कि एजुकेशन फील्ड में हमारा योगदान रहा और हम चाहते हैं कि एजुकेशन फील्ड सुधरे। पिछले 6 दिनों से बीपीएससी के छात्र पटना में बैठे हुए हैं प्री एग्जाम को लेकर। इनफैक्ट 4 दिनों से 7 स्टूडेंट अनशन पर बैठे हैं और आज उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो पीएमसीएच पहुंच गए। अब तक सर आप क्यों नहीं गए उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए? बिल्कुल मैं जाऊंगा, और मैं अभी लगातार मेरा शेड्यूल किया हुआ था, क्योंकि ये जो पेपर लीक का मामला है वो मेरा रैली का शेड्यूलिंग के बाद का मामला हुआ है, ना कि वो पहले का हुआ है। तो जो मेरा शेड्यूलिंग किया हुआ उसको मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता था। लेकिन जो भी छात्र हमसे बात कर रहे हैं उनको मैं आश्वासन दे रहा हूँ, और अगर छात्र के साथ अन्याय हुआ है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। क्या आप जाएंगे उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए और उनकी ओर से सरकार से सवाल करेंगे? बिल्कुल मैं छात्र के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ, और अगर किसी भी तरह का इसमें धांधली हुई है तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, और यही मैं, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट हो उनको सही से उनके हक में फैसला मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ निशिकांत कुशवाहा थे, कह रहे हैं कि शुरू से हमने छात्रों के लिए बहुत कुछ किया है और अगर जरूरत पड़ेगी तो बीपीएससी छात्रों के लिए भी मैं पहुंचूंगा और उनकी आवाज को बुलंद करूंगा। बाकी आपने इनकी बातों को सुना, इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।